सबसे पहले एएस अगर शॉर्ट में समझना चाहते हैं बट अच्छे से समझना चाहते हैं तो देखिए, आप मुझे सिर्फ 3 मिनट दीजिए, हम आपको एएस समझा देंगे। एएस 1 का मतलब होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने कंसर्न में अकाउंट्स कैसे बना रहे हैं इसका डिस्क्लोजर देना। अब बोलिए सर इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंट अलग अलग बनता है? हाँ, बहुत सारे मेथड्स हैं ना। जैसे पहला मेथड देखेंगे डिप्रिसिएशन। भाई डिप्रिसिएशन आप कौन से मेथड से काट रहे हैं? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आप कैसे कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट को आप कॉस्ट में दिखा रहे हैं या कैसे दिखा रहे हैं? एसेट्स को हिस्टोरिकल मेथड से दिखा रहे हैं या मार्केट वैल्यू से दिखा रहे हैं? ये सारे मेथड्स हैं, इसी का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। पहले मीनिंग देख लीजिए अकाउंटिंग पॉलिसी का। द पर्पस ऑफ AS1 is to promote better understanding of financial statement by recurring disclosure of significant accounting policies in an orderly manner। यानी AS1 को क्यों प्रमोट किया गया है? ताकि आप अपने अकाउंट को कैसे बनाए हैं इसका डिस्क्लोजर आपको देना है। अब बोलिए सर कब डिस्क्लोजर नहीं देना है? आगे पढ़ेंगे। दैट इज स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल। भाई आपने किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूज किया है और किस मेथड को यूज किया है। यानी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। एग्जांपल मैंने पहले ही दे दिया है कि डिप्रिसिएशन आप फिक्स मेथड से, डिमिनिशिंग मेथड से, यूनिटरी मेथड से, किस मेथड से कर रहे हैं। वैल्यूएशन जो आप इन्वेस्टमेंट का कर रहे हैं, कॉस्ट में कर रहे हैं या मार्केट प्राइस में कर रहे हैं, ये सारे चीज इसमें आते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। क्या क्या फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जेम्पशंस होते हैं? तो पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। भाई ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है आपका जो कंसर्न है वो चलता रहे। गोइंग कंसर्न। बिजनेस विल रन फॉर फॉरसेबल फ्यूचर मींस नेसेसरी फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। भाई कोई भी बिजनेस लगातार कैसे चलेगा? किसी भी तरह का फंड प्रोविजन अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है तो प्रेजेंट में करेंगे, तभी आपका कंसर्न गोइंग कंसर्न होगा, अदरवाइज तो बंद हो जाएगा। सेकंड है कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप लगातार किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अपने कंसर्न में यूज कर रहे थे, पिछले साल क्या किए थे, उसके पीछे क्या किए थे, वो कंसिस्टेंसी बना रहना चाहिए, तभी लोग आपके अकाउंट्स के ऊपर फेयर वैल्यू समझेंगे, अदरवाइज नहीं समझेंगे। Instead that the same accounting practices or similar transactions should be followed by an enterprises year after year। किसी एक ट्रांजेक्शन के लिए पिछले साल और उसके पिछले साल आप जिस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लगाए थे वही आप इस साल भी लगा रहे हैं, यानी कंसिस्टेंसी बना रहे हैं। एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आप जानते हैं दो तरह के अकाउंटिंग होते हैं, कैश बेसिस और एक्यूरेल बेसिस। बड़े बड़े बिजनेसमैन को एक्यूरेल बेसिस से बनाना चाहिए, कैश बेसिस से नहीं बनाना चाहिए। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि देखेंगे जितने भी एडजस्टमेंट है, जितना भी प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, ये सभी को हम लोग एक्यूरेल बेसिस पे शामिल तो करते हैं बट कैश बेसिस पे नहीं करते हैं। अगर कैश बेसिस पर आपने अकाउंट को बना दिया तो वहां पर एक्चुअल जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा, बट एक्यूरेल बेसिस पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा। अगर आप ये एजम्पशंस करके, यानी ये 3 एजम्पशंस करके अपने अकाउंट को बनाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो किसी भी तरह का डिस्क्लोजर का जरूरत नहीं पड़ता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहां तक जल्दी से कॉपी कीजिए। जो एएस का दरकार आगे आपको पड़ेगा वो सारे एएस को यहां पर समझाया गया है, यानी आपका सिलेबस में वो सभी को लिया गया है। देखो और समझो, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो सिलेक्शन है वो हम लोग कैसे करेंगे? तो वैसे हम लोग को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, बट यहां पर सबसे पहला देखिए, द एक्सटेंट टू विच एंड इंटरप्राइजेज फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रूली एंड फेयरली रिप्रेजेंट। अगर मान लीजिए आप ट्रूली होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए,
फेयर होना चाहिए, रिप्रेजेंट इट्स फिनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशंस इन्फ्लुएंस बाय अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट। आपने कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे कि आपका जो भी स्टेटमेंट होगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट होगा, वो ट्रू और फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके दिमाग में ये तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तीन प्रिंसिपल। पहला प्रूडेंस, मतलब जो अकाउंटिंग थ्योरी को या अकाउंटिंग प्रैक्टिस को आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए, वो रिलेवेंट होना चाहिए, यानी आपको बहुत कुछ अपने विवेक से सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सच दैट इज कंसीडर फॉर्सिबल लॉसेस और आउटफ्लोज ऑफ फ्यूचर मीन्स। देखिए, अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि किसी तरह का लॉस हो सकता है तो उसका प्रोविजन करंट ईयर में कर लीजिए, ये नहीं कि फ्यूचर में करेंगे। आप लोगों ने सर समझे नहीं। मान लीजिए एक ट्रेडर आप हैं, आपने 100 शर्ट परचेज किया 1000 ईच, उसमें से 80 बेच दिया 1500 रुपया करके, तो क्या हुआ? 20 अभी भी बचा हुआ अनसोल्ड स्टॉक जो इस करंट ईयर में आपका नहीं बिका। 100 शर्ट खरीदे थे, 80 बेच दिए तो 20 बचा हुआ है। 1000 का माल 1500 में बेचे, 500 करके प्रॉफिट हुआ। चलो, प्रॉफिट तो करंट ईयर में आ गया। अब अगले साल आपको जो वैल्यूएशन करना है अनसोल्ड स्टॉक का, भाई अगर कॉस्ट में करते हो तो 1000 रुपया, मार्केट प्राइस में करोगे तो 1500 रुपया। जनरली लोग विच एवर इज लेवर कॉस्ट में करता है, लेकिन आपको अभी से पता है कि अगले साल ये शर्ट 1500 में नहीं, 1000 में भी नहीं, सिर्फ 800 रुपया करके बिकेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 20 शर्ट जो रिमेनिंग है, 1000 का माल 800 में बिकेगा, यानी जो 4000 का लॉस होगा उसका प्रोविजन हम लोगों को फ्यूचर का जो लॉस होगा प्रेजेंट में उसका प्रोविजन कर लेने से अच्छा होता है। यही चीज इसमें बताया गया है। जल्दी से यहां तक कॉपी कीजिए ताकि हम, पहला आपने देखा सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में प्रूडेंस होना चाहिए। अब आइए दूसरा देखते हैं और तीसरा देखते हैं। अब देखो, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। बहुत बार क्या होता है, यहां मैंने आपको बताया है कि कभी कभी ऐसा होता है, एक एग्जांपल दिए हैं कि एक शिप था जिसको आपने किसी को बेच दिया, तो भाई आपका असेट्स नहीं रहा, लेकिन आप उसको लीज में लेके खुद यूज कर रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं। अब देखो, बेच दिए लेकिन अभी भी आप ही के पास है और आप उसको यूज कर रहे हैं। ए सेलर हैज सोल्ड ए शिप बट कंटिन्यूअस टू यूज द एसेट्स अंडर ए, आप लीज पे लीज लेते जा रहे हैं, रीएग्रीमेंट पे आप उसको यूज करते जा रहे हैं विद द परचेजर्स। नाउ इफ द सेलर रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एज ए सेल, लेकिन अगर आप इसको रिकॉर्ड करते हैं एज ए सेल, दैट वुड नॉट बी इन कंफर्मिटी विथ कॉन्सेप्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? दिस इज बिकॉज ऑल्दो द लीगल टाइटल ऑफ द एसेट्स हैज बीन पास्ड ऑन द परचेजर, लेकिन आपने परचेजर को पास कर दिया है, द इकोनॉमिक बेनिफिट इज स्टिल बीइंग एंजॉयड बाय द सेलर। तो इस तरह से आपको एक एक चीजों को एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ता है। अब आइए हम लोग देखते हैं लास्ट, यहां तक कॉपी कीजिए जल्दी से। अब आ गया लास्ट वन, मैटेरियलिटी। सेलेक्ट द अकाउंटिंग पॉलिसी बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल आप जैसे जानते हैं, कॉस्ट में पढ़े थे, मटेरियल इज द प्राइम थिंग। तो मटेरियल का मतलब है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब तक कोई भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता है, इट्स डिपेंड अपॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी हम लोग कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी को जब सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किया जा रहा है ऑल ओवर या पूरे इंडिया में। क्योंकि हम लोग जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसी को लेते हैं, एएस यही बताता है कि किस में डिस्क्लोज करना है, किस में डिस्क्लोज नहीं करना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं एएस 1 के अंदर जो जो टॉपिक था अच्छे से हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एएस की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए बाय।